नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मुगल डायनेस्टीज के कुछ और महत्वपूर्ण बादशाहों के बारे में। हमने बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा, अकबर पढ़ा और एक अफगान शासक भी पढ़ा जिसने मुगल काल में हुमायूं को पराजित करके कुछ समय तक शासन किया। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अकबर के बाद में अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में। और जहांगीर को जानने से पहले, जहांगीर के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग अगर कभी पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा जहांगीर। यानी कि जहांगीर ने इतना ज्यादा चित्रकला को सपोर्ट किया, इतना ज्यादा पेंटिंग को सपोर्ट किया कि इसके जो एज है, इसके एरा को गोल्डन एरा यानी कि गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा गया है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन सीधे सीधे कई बार आ चुका। अब ऐसा क्यों कहा गया? बेसिकली इसने अपने दरबार में बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया था, बहुत सारे पेंटर्स इसके दरबार में रहते थे और इसीलिए ये खुद भी एक बहुत अच्छा चित्रकारी करता था। ऐसा माना जाता है कि एक इसके ऊपर एक कहा जाता है कि एक बार बहुत सारे चित्रकारों ने मिलकर के एक पेंटिंग बनाई और जहांगीर के सामने लेकर के गए और जहांगीर ने पहचानना था उस पेंटिंग को कि इस पेंटिंग को किसने बनाया है। जब बहुत सारे चित्रकारों ने बनाया था, जहांगीर के पास लेकर के जब गए तो जहांगीर ने उसको स्पर्श करके बता दिया कि इस पेंटिंग का ये पार्ट इस फला चित्रकार ने बनाया, ये पार्ट इस चित्रकार ने बनाया। तो यानी कि उसने वहां पर आइडेंटिफाई कर दिया कि उस पेंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट किस चित्रकार के द्वारा निर्मित हैं। तो खुद भी एक अच्छा पेंटिंग का पैशन था कह सकते हैं, या इसीलिए उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी कुछ हम लोग सबसे पहले पर्सनल डिटेल के बारे में, व्यक्तिगत बातें इसकी जरूर जान लेते हैं। अगर इसके जन्म के बारे में बात करेंगे, बॉर्न या बर्थ इसकी बात करेंगे, अगस्त 1569 इन फतेहपुर सीकरी। इन फतेहपुर सीकरी अगर कभी पूछा जाए तो इन सलीम चिश्ती कुटिया, तो याद रखिएगा सलीम चिश्ती की कुटिया में। सलीम चिश्ती कौन है? सलीम चिश्ती एक सूफी संत हैं जिनको अकबर बहुत मानता है। ऐसा माना जाता है इन्हीं के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। जहांगीर का शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही जन्म हुआ था। डेट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फादर अकबर हैं, मदर मरियम उज्जमानी इनकी मदर हैं। और जहांगीर की डेथ के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 1627। कहां पर? कश्मीर में डेथ हुई। अगर कभी इसका टॉम्ब के बारे में, मकबरे के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे लाहौर। अगर मान लीजिए ऑप्शन में लाहौर नहीं मिलता है देन द आंसर इज शहादरा। बेसिकली शहादरा स्पेसिफिक प्लेस है, लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा या बड़ी जगह का नाम है जहां पर यह शहादरा स्थित है। तो एग्जैक्ट इसका अगर टॉम्ब पूछा जाएगा तो आंसर होगा शहादरा। अगर पूछा जाए ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, द टॉम्ब सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, देन द आंसर इज रावी। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आगे मूव करते हैं हम लोग और यहां पर हम लोग देखते हैं द हिज ओरिजिनली नेम वाज सलीम। देखिए अभी हमने बात की बेसिकली सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती के बारे में बात की। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ। तो अकबर ने नाम क्या रखा इसका? मूल नाम, हिज ओरिजिनल नेम वाज सलीम एंड अकबर कॉल्ड हिम शेखू बाबा। शेखू बाबा इसलिए कहता था कि शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की याद हो जाए दिन में तो एक बार अकबर शेखू, प्यार से उसको शेखू के नाम से, शेखू बाबा के नाम से जरूर पुकारता था। इन 1605 प्रिंस सलीम सक्सीड विद द टाइटल ऑफ जहांगीर। यानी कि 1605 में इसने जहांगीर का टाइटल लिया। जहांगीर के मतलब एग्जैक्टली अगर मीनिंग पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि विश्व का विजेता होता है, कंक्रारर ऑफ द वर्ल्ड होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, यानी कि अकबर की मृत्यु के बाद में उसने टाइटल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, आगे देखते हैं। जहांगीर हैड फेस टू रिवेलियन ऑफ खुसरो। हु इज खुसरो? सन ऑफ जहांगीर।
खुसरो एक विद्रोही पुत्र है जहांगीर का, जिसने अपने पिता के खिलाफ यानी कि अपने फादर के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया, और वो रिवोल्ट करके भाग गया। भाग करके कहां पहुंचा है? वो सिख गुरु अर्जुन देव के पास में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब वो सिख गुरु अर्जुन देव के पास में पहुंचा तो अर्जुन देव हेल्प टू शहजादा खुसरो, उन्होंने उसको हेल्प की, एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल हेल्प भी की, यानी कि दोनों तरीके की सहायता की। इस बात से जहांगीर नाराज हो गया और उसने इसका रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया कि उनको आश्रय क्यों दिया, आपने अपने आप प्रोटेक्शन क्यों दिया, संरक्षण क्यों दिया। इस बात से जहांगीर नाराज हो जाता है और सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश भी दिया जाता है। तो अगर कभी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया, तो आपका आंसर होगा जहांगीर ने। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पूरा सिनेरियो खुसरो का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जल्दी से पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। ही डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड सन खुसरो, यानी कि जब ऐसा हुआ तो क्या किया जहांगीर ने? अटैक डाउन खुसरो, खुसरो के ऊपर अटैक कर दिया। और भैरोवाल, जालंधर के पास में एक जगह है भैरोवाल, याद रखिएगा, भैरोवाल प्लेस पर ही डिफीटेड टू खुसरो, उसने खुसरो को पराजित किया और उसको कैद कर लिया। और बाद में ऐसा माना जाता है कि उसने खुसरो को अंधा भी करवा दिया था, यानी कि उसको एक ब्लाइंड पर्सन के रूप में उसकी आंखें निकलवा ली थी, ऐसा माना जाता है। तो ये एक डिसीजन रहा, यानी कि पिता के द्वारा पुत्र को पराजित किया गया। कैसे पुत्र को पराजित किया गया? एक विद्रोही पुत्र को पराजित किया गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज ही ऑल्सो beheaded गुरु अर्जुन देव द फिफ्थ सिख गुरु, अभी बात की द फिफ्थ सिख गुरु। अब इन्होंने क्या किया? beheaded फिफ्थ सिख गुरु एंड वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ खुसरो, ये भी सिख को इन्होंने सपोर्ट किया था। तो इसी बात से जहांगीर नाराज हुआ एंड जहांगीर ने क्या किया? इनको मृत्युदंड का आदेश दे दिया, यानी कि फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव वाज एक्सिक्यूटेड, इनको वहां पर मृत्युदंड का आदेश दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जहांगीर के बारे में और भी हम पॉइंट देखते हैं। जहांगीर हैड अ डीप इंटरेस्ट इन आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला में और कल्चर में, संस्कृति में उसको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया, इसका जो एज है वो गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा जाता है, बिकॉज सम फेमस पेंटर्स इन हिज कोर्ट, हिज नेम वाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिसनदास। ये कुछ महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। बिसनदास हैं, अबुल हसन हैं, अकारिजा हैं, मंसूर हैं, बहुत सारे हैं। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उनका नाम याद रखिएगा। अबुल हसन का नाम याद रखिए, उस्ताद मंसूर का नाम याद रखिए और बिसनदास का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये इनके दरबार में इतने सारे पेंटर्स रहते थे। यहां पर हम लोग देखते हैं कैप्टन हॉकिंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस इज अ ब्रिटिश एम्बेसडर। कौन है? ब्रिटिश राजदूत है। इन 1608 कम इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, ये जहांगीर के दरबार में आया। अगर कभी आपसे पूछा जाए कैप्टन हॉकिंस केम इन विच एम्परर कोर्ट, देन द आंसर इज मुगल एम्परर जहांगीर। एंड द सर थॉमस रो, ये आता है 1608 में। एंड द सर थॉमस रो, द इंग्लिश फर्स्ट एम्बेसडर इन 1615 विजिटेड हिज कोर्ट, यानी कि सर थॉमस रो एंड कैप्टन हॉकिंस दोनों बोथ आर विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अगर पूछा जाए कैप्टन हॉकिंस, देन द आंसर इज 1608। अगर पूछा जाए सर थॉमस रो, देन द आंसर इज 1615 आपका आंसर होना चाहिए। ही सक्सेसफुली एंडेड, अगर हम बात करेंगे इसके राजपूतों के बारे में, ही सक्सेसफुली एंडेड एंड ऑनगोइंग वॉर विद द राजपूत्स प्रिंसिपली ऑफ मेवाड़ इन 1614, यानी कि इसने क्या किया कि 1614 में मेवाड़ की राजपूत रियासत के साथ चल रहे युद्ध को इसने पूरी तरीके से वहां पर समाप्त कर दिया। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। बट अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, कैप्टन हॉकिंस याद रखना है और आपको सर थॉमस रो का भी नाम याद रखना है। ये दोनों आपका महत्वपूर्ण है। डेट भी याद रखना है
1608 में और 1615 में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसने एक जस्टिस सिस्टम बनवाया। बेसिकली जस्टिस सिस्टम क्या था? ही एस्टैब्लिश्ड जंजीर अदल एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस। बेसिकली उसने आगरा के जो यमुना नदी के किनारे अपने महल से लगा करके एक चेन बनवाई। उस चेन में बहुत सारे घंटियां बंधी हुई थी और बेसिकली अगर कोई भी फरियादी आता था उन घंटियों को जब हिलाता था तो वो चेन जब हिलाता था तो घंटियां बजती थी और जहांगीर तुरंत आकर के उसको बाहर उसको जस्टिस देता था और इसलिए ये चेन जो है ये जस्टिस चेन कही गई। जस्टिस चेन इसको कहा गया। और अगर एग्जैक्टली नेम हम लोग तो जंजीर अदल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो न्याय की जंजीर के नाम से अगर कभी पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं जहांगीर के द्वारा इसको बनाया गया। ही रोट अ बुक तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी अगर लैंग्वेज पूछा जाए तो आपका आंसर होगा पर्सियन, फारसी लैंग्वेज, विच वाज लेटर कंप्लीटेड बाय द मोतमिद खान एज इकबाल नामा ए जहांगीरी। यानी कि इसने स्टार्ट किया लेकिन बाद में मोतमिद खान ने इसको इकबाल नामा ए जहांगीरी के रूप में इसको कंप्लीट किया था। तो दोनों नाम याद रखेंगे। तुजुक ए जहांगीरी इसकी ये बायोग्राफी कही जाती है। तो इसको बाद में कंप्लीट किसने किया है? ये कंप्लीट किया है मोतमिद खान ने। तो मोतमिद खान का आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इन 1611 जहांगीर मैरिड मेहरुन्निसा हु इज नोन एज नूरजहां। जहांगीर ने शादी की मेहरुन्निसा बेगम के साथ में। मेहरुन्निसा को बाद में नाम दिया गया नूरजहां। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नूरजहां, देन द आंसर इज मेहरुन्निसा बेगम। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां के बारे में अगर हम बात करते हैं, हिज फादर्स नेम वाज मिर्जा गियास बेग, जो कि आगे चल के एतमादुद्दौला के नाम से, यानी कि इस टाइटल बाज एतमादुद्दौला। और इनका एक क्वालिटी भी है एतमादुद्दौला के, फुल्ली मार्बल टॉम। अगर कभी आपसे पूछा जाए द फर्स्ट फुल्ली मार्बल टॉम ऑफ, देन द आंसर इज एतमादुद्दौला। एंड हु वाज एतमादुद्दौला? द फादर ऑफ नूरजहां। बेसिकली एतमादुद्दौला इज अ टाइटल बट द रियल नेम ऑफ एतमादुद्दौला वाज मिर्जा गियास बेग एंड द मदर ऑफ नूरजहां वाज अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ही इन्वेंटेड द मेथड ऑफ परफ्यूम, यानी कि इन्होंने इत्र बनाने की जो विधि थी अस्मत बेगम ने, वो इन्होंने इजाद की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगर कभी पूछा जाए परफ्यूम मेथड इन्वेंटेड बाय द आंसर इज अस्मत बेगम। अब हम बात करने वाले हैं जहांगीर के पुत्र शाहजहां की। शाहजहां की अगर हम बात करते हैं तो शाहजहां का जो नाम, हम मूल नाम अगर बात करेंगे तो खुर्रम कहा जाता है इनको। खुर्रम इनका वास्तविक नाम है। और अगर शाहजहां के टाइम का स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तो गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर है, याद रखिएगा। गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर इनका एज टाइम कहा जाता है, यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। और हमने इससे पहले देखा था गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, तो वो जहांगीर का समय हो गया। अगर इनका रियल नेम पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं खुर्रम इनका रियल नेम था। ठीक है, अब यहां पर जल्दी से इनका कुछ पर्सनल डिटेल हम जान लेते हैं। बॉर्न एट 1592 एट लाहौर, फादर्स नेम वाज जहांगीर एंड द मदर्स नेम वाज जगत गोसाई एंड द डेथ ऑन 1666 आगरा। आगरा में जो शाहजहां की मृत्यु होती है वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अच्छी मृत्यु नहीं मानी जा सकती, बहुत खराब मृत्यु मानी जाती है, क्योंकि इनके बेटे के द्वारा इनको कैद किया जाता है शाहबुर्ज में और वहीं पर शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो मृत्यु है वो काफ़ी समय बाद में, ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनके पुत्रों के बीच में संघर्ष होता है। उस पुत्रों के संघर्ष के बाद में ही शाहजहां की मृत्यु होती है। तो आगे हम लोग बात करते हैं इनके बारे में और भी। इन 1612 शाहजहां यानी कि प्रिंस खुसरो या राजकुमार खुसरो मैरिड टू आसफ खान्स डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम, लेटर नोन एज मुमताज महल, यानी कि ये मुमताज महल के नाम से जानी गई। 1612 में खुर्रम की शादी हुई वो आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, जिसको बाद में मुमताज नाम दिया गया या मुमताज महल के नाम से बाद में जाना गया। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रियल नेम ऑफ
मुमताज महल, द आंसर इज अर्जुमंद बानो बेगम। और जब जहांगीर पढ़ा था तो वहां पर रियल नेम क्या था? मेहरुन्निसा बेगम। किसका? नूरजहां का। तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, मुमताज महल का हो गया अर्जुमंद बानो बेगम, और मेहरुन्निसा का क्या हो गया? मेहरुन्निसा हो गया आपका किसका? नूरजहां का। ठीक है ना, दोनों ये नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट शाहजहां के बारे में बातचीत करते हैं। शाहजहां की अगर हम बात करेंगे, नोन फॉर सक्सेस अगेंस्ट द डेक्कन, यानी कि शाहजहां का जो टाइम है, शाहजहां टाइम इज नोटेबल नोन फॉर द सक्सेस अगेंस्ट द डेक्कन। डेक्कन का मतलब क्या हो गया? पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, उसके राज्यों को विजित करने के लिए, सफलताओं के लिए इसका काल जाना जाता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए डेक्कन को किसने जीता था, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं शाहजहां, यहां पर आंसर आएगा। कौन कौन से इसमें स्टेट शामिल थे? डेक्कन कंसिस्ट एट 4 प्रोविंसेस। द फर्स्ट इज खानदेश, बरार, मांडू एंड तेलंगाना। ये स्टेट इसमें शामिल थे। तो आपका ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शाहजहां ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। इसने क्या किया? अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को बनाया। एंड एस्टेब्लिशमेंट अ न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, और वहां पर एक शाहजहानाबाद नामक शहर की स्थापना भी की। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, द आंसर इज मुगल एम्परर शाहजहां, एंड ही एस्टेब्लिश्ड शाहजहानाबाद इन देयर कैपिटल, यानी कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक शहर की स्थापना भी की थी। अब इसकी जो हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, शाहजहां हैड आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे, शाहजहां हैड इंस्टेटेबल पैसन, यानी कि इसका ये पैसन था, ये पैसन है, एक अतुलनीय जुनून कह सकते हैं इसका है आर्किटेक्चर को लेकर के। इसने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाई। देखिए यहां पर अगर बिल्डिंग्स की बात करेंगे तो कुछ मैं इंडिकेट किए दे रहा हूं। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा जामा मस्जिद, दिल्ली में, तब भी आपका आंसर क्या होगा? शाहजहां। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली रेड फोर्ट, दिल्ली, याद रखिएगा, दिल्ली रेड फोर्ट, तब भी आपका आंसर क्या होगा? शाहजहां। ठीक है, दिल्ली रेड फोर्ट तो पूरा उसने बनवाया, बट इस रेड फोर्ट के अंदर एक मोती मस्जिद है। तो अगर कभी मोती मस्जिद पूछा जाए तो वो हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। जामा मस्जिद पूछा जाएगा तब भी आपका आंसर होगा शाहजहां। अगर पूछा जाएगा दिल्ली का रेड फोर्ट, तब भी आंसर क्या होगा? शाहजहां। लेकिन अगर ये पूछा जाए स्पेसिफिक मोती मस्जिद इन दिल्ली रेड फोर्ट, देन द आंसर इज बिल्ट बाय औरंगजेब। ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसमें डाउट हो जाता है और अक्सर औरंगजेब की जगह वहां पर शाहजहां लोगों से टिक हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। मुमताज महल डाइड, कैसे इनकी मृत्यु हुई? वाइल गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड, जब उनके बच्चे का जन्म हो रहा था तो उनकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर जब देखिए एक इंडिविजुअल डिटेल आया है तो मैं बता दूं आपको, बेसिकली जो शाहजहां एंड मुमताज महल, इनके 14 चाइल्ड या चिल्ड्रंस माने गए हैं, जिनमें से 7 जीवित बचते हैं, 7 में 4 बॉयज यानी कि वो राजकुमार हैं, और 3 प्रिंसेस यानी कि राजकुमारियां हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 4 अगर बॉयज यानी कि राजकुमार में बात करें तो याद रखेंगे दारा सिकोह, उसके बाद में मुराद, सहसुजा एंड औरंगजेब। ये 4 इनके सन हैं। एंड द प्रिंसेस की बात करेंगे, जहांआरा, रोशनारा एंड गौहनारा। ठीक है ना। अब
इतने इनके बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, जिनमें 4 राजकुमार हो गए और 3 राजकुमारियां हो गई। तो यही जो 4 बच्चे हैं, ये जो वार ऑफ सक्सेशंस होता है, इन चारों के बीच में ही होता है, जिसको हम लोग भारतीय इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से जानते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से, वार ऑफ सक्सेशंस, उत्तराधिकार का युद्ध में शाहजहां के चारों बच्चे कौन, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शहसुजा एंड औरंगजेब, ये सभी आपस में लड़ते हैं और बहुत सारे युद्ध होते हैं और फाइनली औरंगजेब उत्तराधिकारी बनता है, वो जीतता है और वही नेक्स्ट मुगल एम्परर बनता है। ठीक है ना। तो ये इसका एक व्यक्तिगत जब डिटेल आई तो मैंने आपको इससे पूरी तरीके से डिटेल में बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही बिल्ड द ताजमहल इज इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम, यानी कि शाहजहां ने अपनी वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया, जिसको कि बहुत अचूबे आश्चर्य में माना जाता है, जो कि वर्ल्ड के वंडर्स में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस ताजमहल के बारे में। ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग है, ए मैसिव म्यूजियम कॉम्प्लेक्स। ताजमहल टुक मोर देन 20 years द कंप्लीट एंड टुडे इज वन ऑफ द बेस्ट नोन बिल्डिंग ऑन अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर एक अचूबा है, एक आश्चर्य माना जाता है, जिसको बनाने में 20 years से भी ज़्यादा का समय लगा था। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, एक मकबरा है। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है मिसोलियम, इसको हम लोग एक मकबरा भी कहते हैं, दरगाह के लिए भी ये यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं, अगर कभी पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं उसका मकबरा वहीं पर स्थित है। तो ये ताजमहल की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। अब यहाँ पर ताजमहल के बारे में कुछ और डिटेल है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए ताजमहल के बारे में, बेसिकली ताजमहल के बारे में पूछा जाए, देयर आर मैनी थ्योरीज एज द हु एक्चुअली डिजाइन द ताजमहल। बहुत सारी थ्योरीज हैं। मोस्ट स्कॉलर्स एग्री, जो अधिकतर लोग सहमत हैं उनके बारे में बात करेंगे, डेट द प्राइमरी आर्किटेक्चर वर द पर्सियन। इसके 2 प्रारंभिक वास्तुकार थे। देयर वाज पर्सियन, यानी कि देवर पर्सियन, वो एक पारसी थे। द नेम वाज उस्ताद ईसा खान एंड उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, उस्ताद ईसा खान एंड उस्ताद अहमद लाहौरी, दोनों इसके वास्तुकार माने जाते हैं। तो इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो ताजमहल की बात हो गई। नेक्स्ट, ही ऑल्सो बिल्ड द पिकॉक थ्रोन। पिकॉक थ्रोन मीन्स मयूर सिंहासन, याद रखिएगा। ये पिकॉक थ्रोन बनाया, जिसको ऑल्सो नोन एज तख्त ए ताऊस एंड आगरा फोर्ट। ठीक है ना, इसकी भी बात हो गई। देन द आंसर इज एट हिज फर्स्ट कैपिटल आगरा। इसकी पहली राजधानी क्या है? आगरा। बाद में इसने आगरा जो ट्रांसफर की, वो कहां पर ट्रांसफर की थी? दिल्ली में। ठीक है ना। तो यानी कि एट हिज फर्स्ट कैपिटल आगरा ही अंडरटुक द बिल्डिंग ऑफ 2 मॉस्क्यू। वहां पर 2 मॉस्क्यूज बनवाई, द मोती मस्जिद, पर्ल मॉस्क्यू एंड द जामा मस्जिद। अब देखिए यहां पर आ गया बात। अब आगरा की बात हो रही है, फोर्ट की, लाल किला की बात नहीं है, फोर्ट की। तो वहां पर आ गया शाहजहां का नाम। और दिल्ली के लाल किला की बात हो जाएगी तब भी वहां पर शाहजहां का नाम आएगा। तो यानी कि पहली राजधानी आगरा में उसने 2 मस्जिदें, मोती मस्जिद भी बनवाई। आप समझ रहे हैं ना, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। लेकिन दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का आंसर आएगा तो वहां पर औरंगजेब का नाम आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। द नेक्स्ट इज एट दिल्ली शाहजहां बिल्ड द रेड फोर्ट, जो बता चुका है, वेल नोन एज जामा मस्जिद भी इसने यहाँ पर बनवाई। यानी कि दिल्ली में शाहजहां ने लाल किले के साथ साथ जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और जामा मस्जिद को हम लोग भारत की एक सबसे बड़ी मस्जिद के फॉर्म में जानते हैं। नेक्स्ट शाहजहां के बारे में हम लोग देखते हैं। इन सितंबर 1657 शाहजहां फेल इल। शाहजहां बीमार पड़ गया। कैसे बीमार पड़ गया? अपने चारों बेटों के जो स्ट्रगल हुआ लड़ाई के लिए, पार्टिसिपेटिंग अ स्ट्रगल
फॉर सक्सेशंस यानी कि उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई बिटवीन हिज 4 सन्स दारा सिको, मुराद बख्श, सैसुजा एंड औरंगजेब। ये जो चारों के नाम हमने बता दिए। अब इनके बीच में जो लड़ाई हुई उसको थोड़ा सा समझिए आप लोग ध्यान से। एक कोड याद रखिए, BDSKD। बी फॉर बहादुरपुर, द फर्स्ट वार ऑफ द सक्सेशन वाज बैटल ऑफ बहादुरपुर एंड द सेकेंड इज बैटल ऑफ धर्मत एंड द थर्ड वाज बैटल ऑफ सामूगढ़ and the fourth was battle of Khajwa and the last war of the successions that was battle of Devrai। 4 wars war succession इसीलिए इसको बोला जाता है war of succession। से 4 वार्स हुए, इसमें सभी लड़े आपस में और फाइनली जो बैटल ऑफ देवराई हुआ इसमें औरंगजेब फाइनली डिफीटेड टू दारा सिको, पूर्णतः अंतिम रूप से दारा सिको को पराजित किया एंड बिकम द औरंगजेब नेक्स्ट मुगल एम्परर। और औरंगजेब क्या बना, एक नया शहंशाह बना, एक नया मुगल सम्राट बन गया। तो कभी भी अगर आपसे वार ऑफ सक्सेशंस पूछा जाए तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। द फर्स्ट इज, मैं फिर से रिपीट के दे रहा हूं, द फर्स्ट इज बैटल ऑफ बहादुरपुर एंड द सेकेंड इज बैटल ऑफ धर्मत and the third is battle of Samugarh and the fourth is battle of Khajwa and the last is battle of Devrai। it is final battle। क्लियर है? चलिए ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जब बन गया औरंगजेब जिसने कि दारा सिको को फाइनली बैटल ऑफ देवराई में डिफीट किया और नए मुगल एम्परर बना, तो ऑब्वियसली अब चूंकि हुआ क्या कि जो शाहजहां था वो शाहजहां सपोर्ट में नहीं है औरंगजेब के, वो सपोर्ट में किसके है, दारा सिको के। तो इसीलिए दारा सिको के जब सपोर्ट में है और दारा सिको को तो डिफीट किया है औरंगजेब ने, तो इसके बाद में क्या करता है, जैसे ही बनता है शाहजहां को कैद करवाता है और आगरा के सामने एक बिल्डिंग है शाहबुर्ज, उसमें शाहजहां को कैद करता है और अपनी बड़ी बहन जहान आरा को भी शाहजहां के साथ में वहां पर उनकी देखभाल के लिए कैद कर देता है। वहीं पर शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और बाद में उन शाहजहां को वहीं पर दफन कर दिया जाता है जहां पर मुमताज महल की कब्र है। ताजमहल में आप अगर कभी ताजमहल गए होंगे तो वहां पर देखा होगा आपने, शाहजहां की और मुमताज महल की दोनों की पास में कब्र है, वहीं पर साधारण नौकरों के द्वारा उनको दफन कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को बर्थ यानी कि इनका जन्म हुआ। प्लेस की बात करेंगे तो दोहद में इनका जन्म होता है औरंगजेब का। सन ऑफ मुमताज एंड शाहजहां, औरंगजेब की बात कर रहे हैं हम लोग। औरंगजेब बिकम, अगर बात करेंगे कि वार ऑफ सक्सेशंस अमंग हिज ब्रदर दारा सुजा एंड मुराद, यानी कि ये वार ऑफ सक्सेशंस की बात की गई है। औरंगजेब बिकम द विक्ट्रीज आफ्टर द ब्रूटल वार ऑफ सक्सेशंस अमंग हिज ब्रदर्स दारा सुजा एंड मुराद। देखिए ये जो मैंने BDSKD बताया, थोड़ा सा समझ लो इसको, तो इसको इजी वे में आप लोग समझ पाएंगे कि बेसिकली हुआ क्या। देखिए शाहजहां चाहता है कि राजा बने कौन, दारा सिको। तो जो शाही सेना है, जो राजा की सेना है, वो सपोर्ट कर रही है दारा को। तो दारा और सहसुजा के बीच में पहली लड़ाई होती है जिसमें कि दारा डिफीटेड टू सहसुजा, सहसुजा को पराजित करता है। ठीक है, सहसुजा वहां से भाग जाता है। उसके बाद में मुराद की जब बात आती है तो औरंगजेब ये देख लेता है कि दारा सिको स्ट्रांग हो गया है, तो वो क्या करता है, औरंगजेब मुराद को अपनी तरफ मिला लेता है और मुराद और औरंगजेब की कंबाइंड आर्मी यानी कि संयुक्त सेना मिलकर के दारा के ऊपर अटैक करती है। जब दारा के ऊपर अटैक करती है तो वहां पर दारा हार जाता है। जब दारा हार जाता है तो फिर से जब दोबारा से होता है, फिर से दारा जब हारता है तो वहां पर अब औरंगजेब को ये डर है कि मुराद भी तो उसके साथ है, मुराद भी तो शहंशाह बन सकता है।
तो फिर फाइनली एक दिन विश्वासघात से क्या होता है, धोखे से औरंगजेब मुराद को मार देता है। तो इस प्रकार से अब सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, लेकिन जो शहसुजा है वो भाग के गया था, वो फिर वापस आता है और एक बार में अब औरंगजेब उसको मार देगा फाइनली। अब बचते हैं सिर्फ 2, यानी कि औरंगजेब और दारा। फाइनली जो बैटल होता है, बैटल ऑफ देवराई, उसमें औरंगजेब डिफीटेड टू दारा शिकोह, और दारा शिकोह उसमें मारा जाता है, फिर औरंगजेब राजा बनता है। समझ रहे हैं ना, ये वार ऑफ सक्सेशन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग जरूर लगेगा, बट अगर आप कोड याद रखेंगे BDSKD, B फॉर बहादुरपुर, D फॉर धर्मत, S फॉर सामूगढ़, K फॉर खजवा एंड D फॉर देवराई, तो बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वार ऑफ सक्सेशंस की यहाँ पर बात की गई है। इन सभी को पराजित करने के बाद में फाइनली औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज कॉल्ड दरवेज। दरवेज भी कहते हैं या शाही दरवेज भी कहते हैं। दरवेज एंड जिंदा पीर, we can say 2 titles adopted by Aurangzeb. The first is Shahi Darvez and the second is Jinda Pir. Why? What is the reason he famed as Shahi Darvez and Jinda Pir? Aurangzeb was living a very simple life and he followed regularly Roja and Namaz. Regularly followed Roja and Namaz, so he called as Jinda Pir. And he living very simple life, so he called as शाही दरवेज। तो याद रखिए, ये एक सादा जीवन जी रहा है, सिंपल दिनचर्या है, कोई राजसी ठाट वाट नहीं, तो इसीलिए उसको शाही दरवेज कहा जाता है। और नियमित रूप से रोजा और नमाज का पाठ करता है, तो इसीलिए इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इनको बिल्कुल याद रखना है। द सेकेंड इज ही अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर की भी उपाधि इसने ली, तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अब आलमगीर की उपाधि इसने ली। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि प्रजा द्वारा जो दिया हुआ शाही नाम था, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, ये आपकी कह सकते हैं आलमगीर का एक मतलब हो गया। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। मोर हिंदूज वर अपॉइंटेड। देखिए, सबसे ज्यादा कट्टर शासक माना जाता है, बट सब अगर ये क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे ज्यादा हिंदुओं को अपॉइंट करने वाला मुगल बादशाह कौन है, तब का आपका आंसर क्या होगा, औरंगजेब। सबसे ज्यादा मुगल एम्परर्स में सबसे ज्यादा किसने अपॉइंट किया हिंदूज को, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसके कुछ अभियान के बारे में बात करें, तो ही कंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट हिज यूसुफ जाई एंड हिज सिख वर टेम्परेली सक्सेसफुल। यानी कि यूसुफ जाइयों को और सिखों के खिलाफ उत्तर पश्चिम में इसका जो अभियान है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हैं, तो इसीलिए इसको टेम्परेली सक्सेसफुल कहा गया है। द 9th सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर वाज एक्सिक्यूटेड बाय हिम इन 1675। देखिए, अब अगर कभी आपसे पूछा जाए गुरु अर्जुन देव एक्सिक्यूटेड बाय, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जहांगीर। अगर पूछा जाए गुरु तेग बहादुर एक्सिक्यूटेड बाय, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, औरंगजेब। व्हेन इन 1617। ये दोनों सिख गुरु की जो आदेश हुआ मृत्युदंड का, ये दोनों बादशाहों के द्वारा हुआ था, और इनके नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। नाउ वी डिस्कस कैंपेन्स अगेंस्ट मराठा। मराठाज के खिलाफ अगर इनके अभियानों की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो शुरुआती दौर है वहाँ पर तो ये सफल है, यानी कि शिवाजी वाज इनिशियली सक्सेसफुल, तो कह सकते हैं। हाउएवर एक्सेप्ट फ्रॉम औरंगजेब्स प्रिजन, यानी कि जब औरंगजेब की कैद से शिवाजी मुक्त हुए, शिवाजी ने खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया और मुगलों के खिलाफ अपने अभियान में फिर से शुरू हुए। तो याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि इनको शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, और बाद में अपने पुत्र को जब ये भेष रख करके वहाँ से
गए थे, रख करके निकल गए थे मिठाई की टोकरी में, ऐसा आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी। तो ये वही कहानी है जब शिवाजी जो थे वो औरंगजेब की कैद से भागे थे, ये तभी की एक कहानी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही प्रोविटेड सती रिचुअल्स, उसने सती प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिवेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख्स, जाट एंड सतनामीज, यानी कि औरंगजेब को उत्तर भारत के सिखों, जाटों और सतनामियों के विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा था। अब यह सतनामी की बात आई है, द सतनामी वर अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, जो सतनामी संप्रदाय है हिंदू का एक संप्रदाय है, एंड दे वर रिसेंटेड अगेंस्ट औरंगजेब स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज, यानी कि ये औरंगजेब की जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज हैं उनके ये खिलाफ नाराजगी थी इन सतनामियों की, तो यह विद्रोह इनका इसीलिए किया गया था। तो ये एक संप्रदाय अगर कभी पूछा जाए सतनामी तो आप कहेंगे हिंदुओं का एक संप्रदाय माना जाता है। अब देखिए इसने क्या किया, अकबर ने 1564 में अकबर अबॉलिश द जजिया टैक्स, बट औरंगजेब वाज रीइंपोज्ड जजिया टैक्स ऑन 1679, यानी कि 1679 में इसने फिर से जजिया कर लगा दिया, जो कि अकबर ने खत्म किया था। ही बैंड म्यूजिक, उसने म्यूजिक पर, संगीत पर पाबंदी लगाई, एंड आर्ट, कला पर पाबंदी लगाई। ही इज डिस्ट्रॉइंग मैनी हिंदू टेम्पल्स, और इसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। बट द कॉन्ट्रोवर्सी इज, एक विवाद है इसके ऊपर, वो विवाद क्या है, औरंगजेब ऑल्सो अ प्लेयर ऑफ वीणा, औरंगजेब खुद वीणा बहुत अच्छा बजाता था, देखिए खुद एक संगीत में रुचि है, बट उसने एक बार ऐसा कहा कि संगीत का जनाजा निकालिए, और संगीत का जनाजा ऐसे निकालिए कि इसको इतनी गहरी कब्र खोदिए कि इसकी आवाज मेरे कानों तक ना आ पाए, ऐसा उसने कहा। तो कभी भी अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ही वेंट म्यूजिक, आर्ट एंड डिस्ट्रॉइंग मैनी। अगर मंदिरों की बात करेंगे तो बहुत सारे मंदिर इसने डिस्ट्रॉय करवाए, काशी विश्वनाथ का मंदिर, केशवराय मंदिर, ये सारे के सारे टेम्पल्स इसने डिस्ट्रॉय करवाए थे, और ये सभी के सभी हिंदू मंदिर माने जाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही बिल्ट बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कौन है, बेसिकली हिज वाइफ वाज राबिया उद्दौरानी, इसकी वाइफ का नाम क्या है, राबिया उद्दौरानी, जिसको औरंगजेब राबिया बीबी कहता है, ठीक है ना, राबिया बीबी कहता है। उसी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया उसने, राबिया उद्दौरानी, और कहां पर बनवाया, औरंगाबाद। द बीबी का मकबरा ऑल्सो नोन एज ब्लैक ताजमहल, ठीक है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं ताज महल ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया भी उसको कहा जाता है। तो आपसे कभी भी अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का ताजमहल तब आप कहेंगे बीबी का मकबरा, अगर पूछा जाए ब्लैक ताजमहल तब भी आप कहेंगे, अगर पूछा जाए बैड कॉपी ऑफ ताजमहल, क्योंकि ताजमहल की फूहड़ नकल, तब भी आपका आंसर क्या होगा, राबिया उद्दौरानी का मकबरा कहलाता है। ही बिल्ट मोती मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शाहजहां के समय में। इसने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया। तो हमने औरंगजेब के बहुत सारे अभी तक पॉइंट देखे हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड वहां पर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं, ही बिल्ट द जामी एंड बादशाही मस्जिद एट लाहौर। जामी मस्जिद एंड बादशाही मस्जिद कहां पर बनवाई है, ये लाहौर में बनवाई है। डेथ की बात करेंगे, इन 1777 अहमदनगर में इसकी डेथ हुई है, और इसका जो मकबरा है टॉम वाज सिचुएटेड इन दौलताबाद। बेसिकली ये साउथ इंडिया को विजिट करने जाता है, बट वहाँ पर चला तो जाता है, वापस नहीं आ पाता है। तो ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हो जाता है, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इसको दफन कर दिया जाता है। तो ये औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य
आगे और चलता है, लेकिन जो मेन मुगल्स हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो लेटर मुगल्स कहलाती है। वो लेटर मुगल्स की जो चैन है वो बराबर चलती रहती है, जिसमें अगर हम बात करेंगे कुछ मुख्य मुगल्स की, लेटर मुगल्स की बात करेंगे, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर अगर कभी पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं वहाँ पर फर्रुखसियर के बारे में पूछा गया तो घृणित कायर कहते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं, समझ रहे हैं ना। ये रफ़ीउद दर्जात, रफ़ीउद दौला, शाह आलम, ये सारे के सारे वहाँ पर मुगल एम्परर्स हैं जो कि लेटर मुगल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और एक अफगान रूलर भी इन मिड द मुगल एज पढ़ा, शेर शाह सूरी। तो ये आपका पूरा मुगल का सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो आज यहाँ से हम फिर विदा लेते हैं, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे और आपकी एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।